हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो क्या क्या आप लोगों ने यहाँ पर देखा था? देखो, स्टार्ट किया था हमने आपका पदार्थ से, यानी मैटर क्या होता है। फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन देखा था, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि मैटर को दो तरह से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एक फिजिकली और दूसरा केमिकली। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जहां आप तीन मेन फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं, कौन कौन सी? आपका सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस। ठीक है ना? वहीं जो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप पदार्थ को प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस, और जिसको मिक्सचर यानी कि मिश्रण कहा जाता है, उसमें क्लासिफाई करते हैं। यानी एक शुद्ध पदार्थ आता है, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, या फिर उसे ही मिश्रण भी कहा जाता है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना? शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आप दो तरह से पदार्थों को बांटते हैं, एक एलिमेंट्स आते हैं और दूसरे आपका कंपाउंड आते हैं, यानी तत्व और यौगिकों में। ठीक है ना? देन यहाँ पर आपने मिक्सचर को दो तरह से बांटा, मिश्रणों को दो तरह से बांटा। एक आपका इम्प्योर, जो इम्प्योर सब्सटेंसेस कहा जा रहा है जिसको, उसको दो तरह से बांटा, एक होमोजीनस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनस मिक्सचर, यानी समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण। ठीक है ना? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पर यहाँ पर बात की थी, डेफिनेशंस ऑफ बेसिक यूनिट्स आपने करा था, साथ ही मास एंड वेट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इस सब पर आपने बात की थी। साइंटिफिक नोटेशन हम लोगों ने देखा था कि किसी बड़ी, जो कोई बड़ी संख्या है या बहुत छोटी संख्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। ठीक है ना? तो उसे कैपिटल एन इंटू 10⁻⁴ स्मॉल एन के फॉर्म में आप लोग लिखते हैं, और जहां पर स्मॉल एन की वैल्यू माइनस या आपका प्लस में, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, जो कि क्या है, आपका घातांक है। ठीक है ना? यहाँ पर एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ओके ओके, तो इस तरह से आपने इन बड़ी बड़ी संख्याओं को और इन छोटी छोटी संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखा था। देन आपने बोला कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं। अगर वैज्ञानिक संकेतन में हम किसी वैल्यू को लिख रहे हैं तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो वो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा था। देन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोजन के नियम पर हम लोग बात कर रहे थे कि अलग अलग तत्व हैं या यौगिक हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके आपका नए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है ना? तो जब वो नए प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, उस केस में वो किन किन नियमों का पालन करें, वही आपका क्या है, रासायनिक संयोजन का नियम है। तो आपने पहले बोला, सबसे पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। ठीक है ना? यानी वो क्या करेगी, आपका आपस में रिएक्ट करते हैं आपके रिएक्टेंट, और फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना? रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, और प्रोडक्ट का भी कुछ ना कुछ मास होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है, वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। यानी कि द्रव्य ना तो उत्पन्न हो रहा है और ना ही आपका नष्ट हो रहा है। अगर उत्पन्न होता तो क्या होता, उस केस में आपका जो मास है, यानी कि द्रव्यमान है, उसका मान बढ़ जाता। ठीक है? और अगर हम कह रहे हैं कि द्रव्य ना ही नष्ट हो रहा है, यानी कि आपका नष्ट भी नहीं हो रहा है मैटर, तो अगर द्रव्य नष्ट नहीं हो रहा है तो किसी भी प्रकार की कमी भी नहीं आ रही है द्रव्यमान में, यानी कि मास में। ओके, तो इस तरह से हमने देखा था। 1789 में एंटोनी लेवोजियर द्वारा प्रस्तुत किया गया था यह नियम। इसके अनुसार अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर है। इट स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, चलिए यहां पर कुछ न्यूमेरिकल आपने इसके देखे थे। देन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, यानी रासायनिक संयोजन के नियम में, आपका सेकेंड लॉ आता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और डेफिनिट प्रोपोर्शन भी इसे कहा जाता है, यानी स्थिर अनुपात का नियम आप जिसे कह रहे हैं। ठीक है ना?
या निश्चित अनुपात का नियम भी से आप कहते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? आपको कुछ कुछ चीजें ना जो लॉ का आपका नाम है उससे भी मिल जाएंगे। स्थिर अनुपात यानी अनुपात स्थिर होगा। अब किस चीज का अनुपात स्थिर होगा? द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर होगा। किसके द्रव्यमान का अनुपात स्थिर होगा? यौगिक में जो जो तत्व पाए जा रहे हैं उन तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो निश्चित होगा। यानी किसी भी यौगिक में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आपका एक रासायनिक कंपाउंड, रासायनिक यौगिक बन रहा है, उस केमिकल कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के द्रव्यमानों का जो भार होता है, उनके तत्वों का जो तत्व है वहां पर, उन तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। जैसे हम मोस्ट कॉमन से एग्जाम्पल है वाटर की बात करते हैं। वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उन दोनों का अपना अपना द्रव्यमान है और दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात कितना आता है? 2:16 यानी 1:8 का रेशियो आता है। 1:8 का अनुपात आपका वहां पर देखने को मिलता है आपको, और ये अनुपात हमेशा यही रहेगा। समझ रहे हैं? जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगी तो चाहे उनका द्रव्यमान कितना भी है, द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा कैसे कंबाइन होंगे? 1:8 के अनुपात में। यानी अगर सपोज 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है और उस 1 ग्राम को आपने पूरा यूज करना है जल बनाने के लिए, तो उसके रिस्पेक्ट में आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन वहां पर लगेगी, तभी उस पूरे 1 ग्राम हाइड्रोजन का आप उपयोग कर पाएंगे। समझ रहे हैं? सपोज 1 ग्राम हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपके पास 4 ही ग्राम है, तब वहां पर पूरा 1 ग्राम यूज में नहीं जाएगा, बल्कि जो आपका क्या है 1:8 का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग आपकी आधी ग्राम ही हाइड्रोजन वहां पर कंबाइन होगी उस 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। समझ रहे हैं? तो 1:8 का रेशियो वहां पर उसको मेंटेन रखना है। अब वो जल लेबोरेटरीज में बन रहा है, प्रयोग आप अलग अलग चीजों से, अलग अलग स्रोतों से उसको प्राप्त कर रहे हैं, नदी का है, झील का है, बारिश का है, कहीं का भी पानी है, ठीक है ना? उसका जो अनुपात है तत्वों का, द्रव्यमान का, वो हमेशा निश्चित रहेगा। ठीक है ना? सेम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं उसमें भी यही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे उसमें भी यही होगा। सारे कंपाउंड, जिन भी यौगिकों की आप बात कर रहे हैं, सब में उनके तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो निश्चित रहेगा। ठीक है ना? सो दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस. This law states that a chemical compound is always found to be made of same elements combined together in fixed proportion by weight. क्या कहा जा रहा है? कोई भी रासायनिक यौगिक हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में एक साथ मिलकर समान तत्वों से बना पाया जाता है। ठीक है ना? किसी भी, अगर आप वाटर की बात कर रहे हैं, जल की बात कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी भी स्रोत से मिलने वाले जल की बात कर रहे हैं उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कोई अलग तत्व नहीं आ जाएगा। दूसरी जगह से जल ले रहे हैं, यानी कि आपके घर पे जो आता है, टैप वाटर आता है सपोज, वो उसमें आप कह रहे हो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर आप कह रहे हो मैं नदी से जल लेके आया, उसमें कौन सा एलिमेंट होगा? तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। वही सेम एलिमेंट उसी सेम या फिक्स्ड मास के रेशियो में या मास के प्रोपोर्शन में आपका पाए जाएंगे। ओके? और फिर आपका एक रासायनिक यौगिक बन रहा है जिसको आप जल कह रहे हैं। समझ रहे हो ना? देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला, हमारे पास है H2 जल है हमारे पास। इस जल में क्या क्या है? हाइड्रोजन है आपके पास और ऑक्सीजन। ठीक है? हाइड्रोजन के कितने एटम? 2 एटम। ऑक्सीजन का कितना एटम? 1 एटम। हाइड्रोजन के एक एटम का द्रव्यमान कितना होता है आपका? एक ही होता है, 1.0067 इतना लेते हैं आप, तो 1 अप्रॉक्स 1 मान लेते हैं, तो 2 एटम है तो 2:1। ठीक है? देन ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 है। तो अब इन दोनों का भार का अनुपात आपने देखा है, द्रव्यमान का अनुपात देखना है। समझ रहे हैं? तो 2:16 आपने कर दिया, तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो 1:8 का रेशियो आपका आ गया। तो हमेशा 1 और अनुपात 8 के अनुपात में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेगी। जैसे मैंने बोला, यहाँ पर अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उससे 8 ग्राम ऑक्सीजन जुड़ेगी, तब आपका क्या हो रहा है? पूरा 1 ग्राम यूज हो रहा है जल बनाने में। अगर सपोज आपके पास 4 ही ग्राम ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ग्राम हाइड्रोजन है, फिर बोलो, आपको तो 1:8 का रेशियो मेंटेन रखना है, तो पूरी 1 ग्राम हाइड्रोजन बनाने में नहीं जाएगी, फिर उसका आधा हो जाएगा, यानी 1:8 का रेशियो होना।
क्लियर है। दूसरा हमने बोला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है सपोज, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, क्योंकि यहाँ पर दो एटम्स हैं आपके ऑक्सीजन के, तो 2 × 16 हो गया, तो कितना आ गया 32, तो 3:8 का रेशियो यहाँ पर आ, तो यानी अगर 3 ग्राम कार्बन है तो उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पर लगेगी। बोलो भाई, समझ आया? ठीक है ना। तो यही आपका स्थिर अनुपात का लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन है। ओके, चलिए तीसरा है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, जो 1803 में डाल्टन के द्वारा दिया गया था। डाल्टन के आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जिसमें से एक ये भी है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है आपके पास यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक क्या है हाइड्रोजन और दूसरा क्या है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके एक से अधिक तत्व बना रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक तो जल बना रहे हैं H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के एक क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं H2O। ठीक है, अब दोनों जगह हाइड्रोजन का द्रव्यमान फिक्स है। देखिए दोनों जगह हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है या मास बोलेंगे वो कैसा है, फिक्स है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम सेम है दोनों जगह, यहां भी दो एटम्स हैं, यहां भी दो एटम है। ओके, तो दोनों जगह दो दो हो गया, द्रव्यमान फिक्स हो गया। अब जो दूसरा यहाँ पर एलिमेंट है, दूसरा कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जब आप देखते हैं कहा, दोनों यौगिकों में, दोनों यौगिक में ऑक्सीजन है और कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा उसका दोनों जगह, तो उसके जो द्रव्यमान का अनुपात है वो आपका सिंपल होल नंबर में आपको देखने को मिलता है। समझ रहे हैं क्या कहा मैंने? जो दोनों का अनुपात है, दोनों का अनुपात कैसे निकाला, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है तो 16 आ गया मास H2O में, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो 32 हो गया मास और H2O2 में, तो आपने अनुपात निकाला 16:32 का, तो 1:2 आ गया आपका रेशियो। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, जब दो एलिमेंट जुड़ करके दो या उससे अधिक यौगिक बना रहे हैं, क्या कहा मैंने, जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, कौन कौन से थे, एक हाइड्रोजन था एक ऑक्सीजन था, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर के दो से अधिक यौगिक बना रहे हैं, दो या दो से अधिक। ठीक है ना, हमने यहाँ पर दो लिए, क्या क्या है, एक H2O लिया और एक H2O2 लिया। Then weight of one of the element which combines with a fixed weight of the other bears a simple whole number ratio to one another। क्या कहा जा रहा है, वहां पर आपने बोला जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के दो या उससे अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो उनमें से एक एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स्ड मास से जुड़ रहा है, एक एलिमेंट कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा था, हाइड्रोजन के फिक्स मास से जुड़ रहा है। हाइड्रोजन के दोनों जगह क्या है, फिक्स्ड मास है ना, दोनों जगह आपने बोला H2O में भी दो हाइड्रोजन है, H2O2 में भी दो हाइड्रोजन, तो दोनों दो दो एटम है दोनों जगह, तो मास आपका दोनों जगह फिक्स हो गया। तो ऑक्सीजन जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से जुड़ रहा है, उस ऑक्सीजन का जो आप द्रव्यमान का अनुपात देखेंगे दोनों कंपाउंड में, वो कैसा होगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। सिंपल यानी साधारण, होल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या का अनुपात होगा। तो आपने क्या देखा, एक अनुपात दो का अनुपात यहाँ पर आया तो पूर्ण संख्या है, एक भी पूर्ण संख्या है, दो भी पूर्ण संख्या है, दशमलव में तो नहीं आया है, आपका किसी भी प्रकार के फ्रैक्शन के रूप में नहीं आया है। तो अनुपात कैसा है, एक तो सिंपल है और दूसरा होल नंबर है। क्लियर है? तो ये आपका गुणित अनुपात का नियम कहता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप और भी कई सारे कंपाउंड बना सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के देख लीजिए, बहुत सारे यौगिक बनते हैं। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, NO3 NO, इस तरह से N2O5 आप देखते हैं। तो यहाँ पर गुणित अनुपात का नियम
क्या कह रहा है, जब दो तत्व मिलकर दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व का भार जो है वो दूसरे के निश्चित भार के साथ जुड़ता है, एक साधारण पूर्ण संख्या अनुपात रखता है एक दूसरे से। ओके, इसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। जैसे कार्बन के निश्चित द्रव्यमान 12 के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 16:32, यानी कि 1:2 का रेशियो है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कार्बन का द्रव्यमान दोनों जगह फिक्स है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, एक ही एटम है। तो 12 अनुपात 12 है द्रव्यमान दोनों जगह। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान देखेंगे तो इसमें 16 है और इसमें कितना है, 32 है। तो इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 16:32, सिंप्लीफाई होगा तो 1:2 का रेशियो आएगा, जो कि कैसा है, सिंपल होल नंबर रेशियो है आपका। क्लियर है, बोलो भाई, सिंपल है ना। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट लॉ क्या है आपका, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है ना, गैलुसाक का गैसीय आयतन का नियम या गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है ना, ये गैलुसाक का नियम से आपको समझ आएगा कि ये गैलुसाक के द्वारा दिया गया। ठीक है ना, सो this law was given by Gay-Lussac in 1808. He observed that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. For example, one volume of hydrogen and one volume of chlorine always combine to form 2 volumes of HCl gas. Okay? गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम क्या कहता है कि जब गैसें आपका कंबाइन होती हैं, ठीक है, और उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है, या तो कंबाइन हो रही है और आर प्रोड्यूस और बन रही, उस केस में जो गैसों का आयतन है वो कैसा है आपका, यहाँ पर सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। उनके आयतन का जो अनुपात है वो कैसा है, सिंपल है, बशर्ते आपका जो गैसें हैं वो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर हो, यानी फिक्स हो आपका टेम्परेचर और प्रेशर। ओके, सो यह नियम 1808 में गैलुसाक द्वारा दिया गया था। उन्होंने देखा कि जब गैसें किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजित होती हैं, जुड़ती हैं या फिर उत्पन्न होती हैं, तो वे आयतन के अनुसार सरल अनुपात में ऐसा करती हैं, यानी कि वो आयतन के सरल अनुपात में जुड़ेंगी या फिर आपका प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, बशर्ते सभी गैसें समान तापमान और दबाव पर हो। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम और क्लोरीन का एक वॉल्यूम हमेशा मिल करके क्या करता है, HCl गैस के 2 वॉल्यूम आपका प्रोड्यूस करता है। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, सिंपल सा है ये। चलिए नेक्स्ट है आपका एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो का नियम। ठीक है ना, एवोगैड्रो का नियम, इन्होंने जो नियम किया था वो आपका इन 1811 में दिया गया था। एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि उन्होंने कहा समान ताप और दाब पर सभी गैसों की समान मात्रा में समान संख्या में अणु होने चाहिए। मतलब कि हमने दो गैसें ले ली, हाइड्रोजन ले ली, ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों को हमने सेम टेम्परेचर पर रखा और दोनों का हमने सेम वॉल्यूम लिया, समान मात्रा ली दोनों की या समान आयतन लिया हमने, तो उन दोनों गैसों में जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसा किसने बोला, एवोगैड्रो ने बोला है, यही उनका सिंपल सा लॉ। ठीक है, चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है ना, अब डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, इन्होंने 1808 में पब्लिश की थी। पहले भी आप में से 9th 10th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, जिसमें उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर को प्रपोज किया। ठीक है, उन्होंने ये पब्लिश किया, अ न्यू सिस्टम ऑफ
केमिकल फिलॉसफी, और जिसमें उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी मैटर की। द मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। क्या क्या कहा उन्होंने? फर्स्ट वन इज मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ठीक है ना? मैटर क्या होता है? पदार्थ। ये पदार्थ है और वो एक्सट्रीमली स्मॉल यानी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होगा, और उन बहुत छोटे, ठीक है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल यानी इंडिविजिबल मतलब जिसको आप क्या नहीं कर रहे हैं, तोड़ नहीं पा रहे, ओके, पार्टिकल्स, और उनको क्या नाम दिया उन्होंने? एटम नाम दिया। ऐसे सूक्ष्मतम अविभाज्य, स्मॉलेस्ट वर्ड भी, एक्सट्रीमली स्मॉल लिखा है लेकिन उन्होंने स्मॉलेस्ट वर्ड भी यूज किया था कि सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो है पदार्थ का, उसको परमाणु कहा जाएगा। ओके, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। ओके, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी एक तत्व का, ऑक्सीजन है सपोज, ऑक्सीजन आपका तत्व है, उसके जो भी परमाणु हैं वो आइडेंटिकल होंगे सभी एस्पेक्ट, समझे? यानी कि उसका परमाणु का द्रव्यमान हो गया, आकार हो गया, परमाणु का क्रमांक हो गया, और भी उसमें जो सारे गुण हैं वो सारे कैसे होंगे? समान होंगे ऑक्सीजन के सभी परमाणुओं में। ओके, दे पॉजेस सेम साइज, शेप, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा, यानी ऑक्सीजन के वो जितने आपके परमाणु थे उन सभी में एक समान गुण विद्यमान होंगे। ओके, देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। ठीक है ना? अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे वो सभी एस्पेक्ट में अलग अलग होंगे। यानी एक एलिमेंट अगर आपका हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, तो उनके जो भी परमाणु होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो ऑक्सीजन के परमाणु से अलग होगा। किस किस चीज में? साइज अलग होगा, शेप अलग होगा, मास अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग। ठीक है ना? जैसे आप बोलते हो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, ठीक है, ऑक्सीजन का 8, दोनों का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का आपका 60। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि दोनों में अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है ना? देन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। कौन सा है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यही तो था। क्या कहा गया? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। कैसे कंबाइन होंगे? उनके द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में, और कैसे निश्चित, कैसे सिंपल अनुपात में जुड़ेंगे और फिर आपका यौगिक बनाते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। तो सब कुछ उन्होंने परमाणु के बारे में बोला। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। Dalton's theory could explain the law of chemical combination. Okay, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में जैसा कहा गया था वैसा ही कुछ उन्होंने भी बोला कि द्रव्य ना ही नष्ट होगा और ना ही आपका उत्पन्न होगा। ठीक है ना? तो क्या क्या चीजें बोली? एक तो एटम बहुत छोटा है, इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। दूसरा, एक तत्व के जितने भी परमाणु हैं सारे परमाणु सभी एस्पेक्ट में समान होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, अलग अलग उनकी प्रकृति होंगी, गुण उनके अलग अलग होंगे। ठीक है ना? यहाँ पर जो आपका अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में, मास के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे और देन आपका कंपाउंड फॉर्म करेंगे। और अदर देन दिस उन्होंने क्या बोला कि जो भी आपका यहाँ पर एटम है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही नष्ट हो रहा है ना ही आपका उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से डाल्टन की थ्योरी जो थी उसने जो आपका रासायनिक संयोजन के नियम थे उनको क्या किया था? थोड़ा एक्सप्लेन भी किया। ठीक है, चलिए अभी आप लोग पढ़ेंगे कि ये जो डाल्टन की थ्योरी थी ये बाद में फेल हो जाती है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एटम की बात की, कुछ कुछ पॉइंट सही थे लेकिन जो चीजें गलत थी वो क्या थी, वो आने वाले जो आप लोग आगे पढ़ेंगे अलग अलग एटॉमिक थ्योरीज या एटॉमिक मॉडल जो आएंगे उनमें ये चीज आपकी फिर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? यहाँ तक चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आज के सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक रिवाइज किए। यहाँ पर आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।